डियर स्टूडेंट्स, 9th और 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री बैकबोन होती है। पता है आपको, मैथमेटिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री 10th में, और ये आपको जेई तक जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप 11th में जाएंगे और जेई आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वहां पे भी कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको वहां पर भी मदद करने वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 9th और 10th क्लास। तो बोर्ड्स में 10th के बोर्ड्स होते हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों, 10th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं। इनफैक्ट अपन 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो डिस्कस करेंगे 2 लेक्चर्स में। तो आज अपन फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एंड तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक माई ग्रुप्स का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, लाइक करने के लिए बोलिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर 10th के बहुत सारे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप नहीं पढ़ पाएंगे माई ग्रुप में। तो अपन बात करते हैं आगे, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में जो खेल होने वाला है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल अपन ले लेते हैं दोस्तों। ये मान लेते हैं वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है, एंड दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट ए पॉइंट। यहाँ पर ए पॉइंट पर हमने राइट एंगल इसको मान रखा है। तो आपको पता है, अगर मैं बी एंगल को थीटा बोलूं, अगर मैं बी एंगल को लेट एंगल बी थीटा, तो अगर मैं इसको थीटा बोल देता हूं दोस्तों, तो ये जो आपका AC आएगा इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो AB आएगा दोस्तों इसको बेस बोलेंगे, और जो BC है, ये जो थर्ड साइड है, जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होती है, आपको पता है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दोस्तों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, आपको पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। आज अपन इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फॉर्मुलाइज करेंगे, इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे और इनका बैंड बजा के रख देंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा, वॉच वेरी केयरफुली। ओके, तो साइन थीटा के लिए जो फॉर्मूला आता है दोस्तों वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला है, आपको पता है, साइन थीटा अपन ने बी एंगल को ले रखा है, तो साइन थीटा जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो परपेंडिकुलर क्या रहा है दोस्तों AC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा दोस्तों BC। तो यहां से अपन लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा जो आता है दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन थीटा इक्वल्स टू अपने पास आएगा दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये फॉर्मूले आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, अब अपन 6 जो है आइडेंटिटीज होती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, स्लोली अपन करते जाएंगे 1 by 1। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, दिस इज फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, कि वो वैलिड होते हैं सभी थीटास के लिए जो कि उनके डोमेन में होते हैं। डोमेन किसको कहते हैं दोस्तों? डोमेन का मतलब है, इधर देखिए, डोमेन मतलब the values of theta for which trigonometric ratios are well defined, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं। तो डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर वेल डिफाइंड। तो वो डोमेन के लिए साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। इट मींस कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली सेकंड आइडेंटिटी है tan theta into cot theta equals to 1, or cot theta can be written as reciprocal of tan, that is 1 upon tan theta. तो cot theta equals to 1 upon tan theta भी लिख सकते हैं। Similarly, third trigonometric identity है sec theta into cos theta equals to 1. So we can write sec theta equals to 1 upon cos theta. लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लगा रहा हूँ दोस्तों, above 3 identities are valid for only their domains.
उनकी डोमेन में सिर्फ ये आइडेंटिटीज वैलिड है। तो अगर आपने साइन थीटा पता है आपको, तो आप कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा अगर आपको पता है तो आप सेक थीटा निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर आपको टैन थीटा पता है तो आप कॉट थीटा निकाल सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन, कॉस और टैन में कन्वर्ट करके मोस्टली प्रॉब्लम्स को फोड़ डालते हैं, ध्यान रखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा इतने सारे फॉर्मूले आ गए, इनको याद कैसे रखा जाए। तो सेक, कॉसेक और टैन को याद रखने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है दोस्तों? क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है और टैन का उल्टा कॉट है। तो इसलिए अपन साइन, कॉस और टैन के लिए फॉर्मूले याद कर लेते हैं। तो साइन क्या था दोस्तों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जरा यहां पर लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टैन था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद रखने का तरीका है, देखो पी न्यूमरेटर में क्या रहा है दोस्तों, PBP, इसको बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा। और नीचे क्या रहा है दोस्तों, हाइपोटेन्यूज आ रहा है, हाइपोटेन्यूज आ रहा है और फिर बी आ रहा है, तो HHB हिंदुस्तान हरा भरा। तो अपन याद रखने का तरीका है दोस्तों कि साइन, कॉस और टैन के न्यूमरेटर्स हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, और दूसरा दोस्तों, ठीक है, डिनोमिनेटर्स में आ रहा है HHB हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये याद रखने का तरीका है दोस्तों, और इसको ये यहाँ से 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। बाकी की 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों अपना क्वाड्रेंट सिस्टम। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करते हैं, या जिसको XY प्लेन अपन बोल सकते हैं, या क्वाड्रेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेंट सिस्टम को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अगर आप क्वाड्रेंट सिस्टम को ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक दूसरे को कन्वर्ट करने में, थीटा को डिफाइन करने में, थीटा को अंडरस्टैंड करने में, एंगल को अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन जो डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, उसके लिए डायग्राम बनाना बेहद जरूरी है। तो अपन सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये रहा आपका क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो आपका एक्स एक्सिस आ रहा है, वर्टिकल एक्सिस आपका वाई एक्सिस आ रहा है, ये दोनों ओरिजिन पॉइंट पे कट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव आपको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, और नेगेटिव पॉजिटिव को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये ऐसे, अगर मैं रोटेशन ले रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट अपन यहां पर ध्यान से नोट कर लीजिए कि भाई थीटा इज टेकन पॉजिटिव if it is rotated in anti-clockwise sense and theta is taken negative if it is rotated clockwise sense, okay? And quadrant is divided into 4 parts. First is called first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ दोस्तों, जिसमें फर्स्ट में मैं लिखूंगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और सेकंड में लिखूंगा क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जब अपन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए तो 0 से 90 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है 0 से 90 डिग्री, टेबल को आप देखते रहिएगा, फिल करते रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है 90 to 180, तो 90 डिग्री से 180 आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है 180 to 270 डिग्री, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। और फोर्थ क्वाड्रेंट आ रहा है 270 डिग्री to 360 डिग्री। लेकिन अगर मैं इसी को क्लॉकवाइज रोटेट करता तो क्लॉकवाइज रोटेशन में देखिए ध्यान से, जब आप एक्स एक्सिस को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो 0 से 90 डिग्रीज आ रहे हैं क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब -90 डिग्री। क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज में जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मैं क्लॉकवाइज में जाऊं तो मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो मैं फर्स्ट नहीं जा रहा हूं, पहले मैंने एक्स एक्सिस जो पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस का था उसको रोटेट करा है क्लॉकवाइज, तो सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट मिल रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या रहा है दोस्तों, -90 डिग्रीज टू 0, क्लियर। सेकंड क्या रहा है दोस्तों, -180, ऐसे रोटेट करेंगे तो ये -180 छोटा है, -90 बड़ा है, तो अपन लिखेंगे -180 डिग्रीज टू -90 डिग्रीज। थर्ड क्वाड्रेंट में -180 डिग्रीज टू -90 डिग्रीज।
नेक्स्ट अपन जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे -180 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है माइनस का 270। आप क्लॉकवाइज रोटेट करते जा रहे हैं, तो पहले आपको -180 मिलेगा, फिर -270 मिलेगा। -270 छोटा है, -180 बड़ा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे आएगा दोस्तों -270 टू -180। और नेक्स्ट दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जब आप रोटेट करेंगे तो 270 से 360 जा रहा है एक्चुअली, बट ये -360 डिग्री है और ये माइनस का 270 डिग्रीज है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा दोस्तों -360 डिग्रीज टू -270 डिग्रीज। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब थीटा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, जब रोटेशन अपन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं दोस्तों तो थीटा पॉजिटिव होता है, जब रोटेशन क्लॉकवाइज लेते हैं दोस्तों तो थीटा नेगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा इस टेबल को, इससे आपको थीटा को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। एंड प्लस अपन क्वाड्रेंट सिस्टम में एक और चीज समझ लीजिए दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट पे tan और cot पॉजिटिव होगा, तो ओनली tan एंड cot आर पॉजिटिव। इन फोर्थ क्वाड्रेंट sec एंड cos आर पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब जानना बेहद जरूरी है और इसको याद रखने के लिए अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल था, सेकंड क्वाड्रेंट पे S था, थर्ड क्वाड्रेंट पे T था tan और cot, और यहाँ पर था C cos एंड sec। तो आप बोल सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। तो ये याद रखने का तरीका है दोस्तों, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। तो इसका मतलब यहां से अपन याद रख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको साइन कॉस और टैन के 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज की वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपन एक टेबल बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसमें साइन कॉस टैन आपको तीनों दिख रहा है। सेक कॉसेक और कॉट भी अपन इसमें रख देते हैं, सेक कॉसेक कॉट भी अपने पास आ रहा है। यहाँ पर देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, इन सब की वैल्यूज अपन ने यहाँ पर लिख रखी है, 30 डिग्रीज। तो इस टेबल को आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए। तो इस टेबल में अपन ठीक एनालाइज अगर करें तो देखो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनालाइज करके यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो भाई देखिए फर्स्ट थिंग, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये टेबल आप बना लीजिए पेपर पे, और ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये टेबल अगर आपको याद है तो आप देखिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आ रही है। पहली चीज क्या आ रही है दोस्तों, ठीक है, मैंने जो एंगल्स ले रखे हैं वो 0 से 90 डिग्रीज तक ले रखे हैं। कौन कौन से एंगल्स लिए हैं दोस्तों? 0 डिग्री लिया है, फिर 30 डिग्रीज लिया है, 45 डिग्रीज लिया है, 60 डिग्रीज लिया है और 90 डिग्रीज लिया है। क्लियर? यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि साइन थीटा जो है ये इंक्रीज करता है। इंक्रीज मतलब जैसे जैसे आप थीटा को इंक्रीज करते हो साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो मैं 2 चीजें डिफाइन कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब है इट इंक्रीजेस एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, और डिक्रीजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मींस इट्स वैल्यू decreases as theta increases। तो थीटा को तो आपको आगे ले जाना है, 0 से 90 डिग्री तक अपने को जाना है, थीटा को आगे लेकर के जाना है। उस पर अपने को ये चेक करना है दोस्तों कि साइन टैन और कॉट में से कौन इंक्रीज कर रहा है, साइन टैन और कॉस में से कौन इंक्रीज कर रहा है और कौन डिक्रीज कर रहा है। तो आप खुद से टेबल में देखिए दोस्तों, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 से स्टार्ट होकर के साइन 90 डिग्री 1 तक जा रहा है। तो इसका मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दोस्तों, साइन थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्रीज। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इंक्रीजेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज है 0 से 90 डिग्री। अब कॉस देखिए दोस्तों, कॉस थीटा 1 से शुरू होकर के 0 तक जा रहा है, तो इसका मतलब कॉस थीटा डिक्रीजेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, tan थीटा की बात की जाए तो tan थीटा 0 से लेकर के इंफिनिटी तक जा रहा है। तो नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों, tan थीटा इंक्रीजेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इससे देखो फायदा क्या हो रहा है दोस्तों, आपको एक छोटा सा आइडिया आ रहा है दोस्तों, आप विजुलाइज क्या कर पा रहे हैं कि साइन का जब अपन 11th में या जब भी आप ध्यान से उसका ग्राफ कभी भी आपके सामने आएगा, आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने का मतलब है कि उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है। कॉस डिक्रीज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और टैन भी इंक्रीज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, टैन थीटा की वैल्यू आपने देख रखी है 90 डिग्री में इंफिनिटी। तो दोस्तों ये इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी मतलब अनडिफाइंड वेरी लार्ज क्वांटिटी। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने में आ रहा है दोस्तों, इंफिनिटी। तो इंफिनिटी का मतलब है अनडिफाइंड वेरी लार्ज क्वांटिटी।
और अपन बोल सकते हैं कि भाई वेरी लार्ज क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड मैथमेटिकली ओनली। तो इन्फिनिटी का मतलब है दोस्तों कि सबसे बड़ी मतलब लार्जेस्ट क्वांटिटी है, लार्जेस्ट वैल्यू है, उसको अपन इन्फिनिटी बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट वैल्यू को बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अपन ने डिफाइन किया। इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना, रियल नंबर लाइन जिसको अपन बोलते हैं। आप लोगों ने 4th 5th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू किया होगा। तो एक्चुअली रियल नंबर लाइन अपन ने ये ड्रॉ किया, ये पॉजिटिव साइड है। ये क्या है दोस्तों, नेगेटिव साइड। तो नेगेटिव साइड में भी एक एरो लगा होता है, पॉजिटिव साइड में भी एक एरो लगा होता है। इसका मतलब क्या दोस्तों कि नेगेटिव साइड में टिल माइनस इन्फिनिटी जाएगा और पॉजिटिव साइड में प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो एक्चुअली क्या मानते हैं अपन, मैथमेटिकली ऐसा मानते हैं कि प्लस इन्फिनिटी जो है ना सबसे बड़ी क्वांटिटी है। जैसे आपने कहा भाई 10 लाख या 10 रेज़ टू द पावर 10 लाख, तो उसमें आकर के कोई कहेगा 10 रेज़ टू द पावर 20 लाख, तो 20 लाख ये बड़ा क्वांटिटी हो गया। 10 रेज़ टू द पावर कोई कहेगा 50 लाख, कोई कहेगा 10 रेज़ टू द पावर 1 करोड़। इसका ये अनडिफाइंड क्वांटिटी है। इन्फिनिटी मतलब आप ऐसे सोचिए दोस्तों कि ये रिलेटिव क्वांटिटी होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुकेश अंबानी जी जो रिलायंस के एमडी हैं, उनके पास मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 10,000 या 10 लाख करोड़ रुपए, और कोई एक गरीब आदमी जिसके पास 100 रुपए है, तो एक तरीके से उस 100 रुपए वाले पुअर मैन के लिए जो मुकेश अंबानी की संपत्ति है वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी जो होता है ना दोस्तों, वो रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी को बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी मतलब कोई डिफाइंड, सर्टेनली डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है, तो ऐसा नंबर नहीं है दोस्तों इन्फिनिटी जिसको मैं आपको बोल सकूं कि इन्फिनिटी इज दिस मच, ऐसे नहीं बोल सकते। रिलेटिव क्वांटिटी है। तो इन्फिनिटी हो सकता है किसी के पास 100 रुपए है तो उसके लिए 10 लाख इन्फिनिटी है, किसी के पास 10 लाख है तो उसके पास 10 लाख वाले के पास हो सकता है कि वो सोचे कि मैं 100 करोड़ नहीं कमा सकता, तो उसके लिए 100 करोड़ इन्फिनिटी है। 100 करोड़ के पास 1000 करोड़ या लाख करोड़ इन्फिनिटी है। बेसिकली इन्फिनिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं दोस्तों। तो प्लस इन्फिनिटी जो है वो क्वांटिटी है जो सबसे लार्ज अपन मानते हैं, और माइनस इन्फिनिटी जो है वो सबसे छोटी क्वांटिटी मानते हैं मैथमेटिकली। ओके, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं दोस्तों, दो इन्फिनिटी आपस में कभी बराबर नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कहीं पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लिखा है दोस्तों, उसको आपने काट करके 1 कर दिया, या इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी है उसको आपने -1 कर दिया, या माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी को आपने 1 कर दिया। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। दो इन्फिनिटी कभी आपस में बराबर नहीं होते, क्योंकि 10 लाख करोड़ हो सकता है, 10 लाख 1 करोड़ और 10 लाख करोड़ दोनों इन्फिनिटी है। उसके लिए जिसके पास 100 रुपए है, जिसके पास 100 रुपए है उसके लिए 10 लाख करोड़ और 20 लाख करोड़ दोनों इन्फिनिटी है। तो टू इन्फिनिटीज आर नेवर बी इक्वल, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इन्फिनिटी इनटू इन्फिनिटी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि एक लार्ज नंबर में एक लार्ज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लार्ज नंबर आएगा, इसलिए वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि एक पॉजिटिव लार्ज नंबर को नेगेटिव लार्ज नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नेगेटिव लार्ज नंबर आएगा। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ये बात सही है कि दो बड़े इन्फिनिटीज या दो बड़े लार्ज नंबर्स को ऐड करेंगे तो एक बड़ा लार्ज नंबर आएगा, तो उसको भी इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों कि टू इन्फिनिटी बोल दिया, तो ऐसा नहीं करते हैं। या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो उसको जीरो नहीं बोलना है दोस्तों, कि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी कट गया और जीरो आ गया, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। तो इन्फिनिटी ये बाद वाला बड़ा है या इन्फिनिटी पहले वाला बड़ा है, ये अपने को पता नहीं है कि पहले वाला बड़ा है या बाद वाला बड़ा है, तो आप इसको नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बोल सकते। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड क्वांटिटी। तो जहां पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनता है, वहां पर हम उसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, उनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए उनकी फिर अपन 11th और 12th क्लासेस में जब आप आगे जाएंगे तो उनकी लिमिट्स निकालनी पड़ती है। तो ये तो चलिए कुछ इन्फिनिटी के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, क्योंकि इन्फिनिटी को लेकर के बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, और इतने सारे सवाल होते हैं और वो उल जुलूल तरीके से उनको सोच करके कंसेप्ट को गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा आपसे इन्फिनिटी के बारे में डिस्कस किया।